जय हिंद कमांडोज। मैं योगी दाकरे वायराज डिफेंस क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आभार प्रकट करता हूं कि मेरे कमांडोज ने, मेरे शेरों ने, मेरे शेरनियों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया और आशा भी करता हूं कि वो आगे भी अन्य लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से कह कर के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। कमांडोज, वास्तव में मैं जिस अभी लम्हे में मैं हूँ, मुझे वहाँ पर जिस स्थिति में हूँ, वहाँ पर आपके साथ की आवश्यकता है। और जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं प्रोत्साहित होकर के ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ दे पाऊँगा। तो कमांडोज, आज का मोटिवेटेड डोज। कमांडोज, ध्यान रखना कि अपने हौसलों को कभी मत बताओ। अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो कमांडोज, इसी बात के साथ, इसी मोटिवेटेड डोज के साथ आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनडीए 10 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका गेट पोर्शन। गेट में विशेषकर जीएस का पोर्शन और जीएस जनरल साइंस और स्टडी का पोर्शन मैंने आपको पिछले सेशंस में एनडीए 10 अप्रैल का इंग्लिश का पार्ट पूरा सॉल्व कराया। एक एक लाइन समझा समझा के आपको सॉल्व कराई। दूसरा मेरा सेशन था फिजिक्स का, वो मैंने आपको एक एक फॉर्मूले, एक एक लाइन से आपको समझाया, थ्योरी से समझाया। तो कमांडोज, आशा करता हूँ दोनों वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और ये भी आशा करता हूँ कि उन दोनों वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओगे जिससे वो अपना स्कोर चेक कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जीएस के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और तीसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग। आपको बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग असंवैधानिक आयोग है जो 1992 में गठित किया गया था। इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। और सबसे पहली कौन थी? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो कमांडोज, और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी स्थापना 1978 में की गई। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना 2004 में की गई। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी तो स्थापना आपको पता ही है 102वें संविधान संशोधन 2018 में की गई। 2018 में की गई। वहीं कमांडोज, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यानी आपका एक का करेक्ट आंसर क्या लगा इसका? राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक दैनिक डायरी लिखी? विच चाइनीज ट्रेवलर इन एंसेंट इंडिया रोड द डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेवल टू मिडिल इंडिया? किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आता है वैनसांग आता है। वैनसांग ये फाहियान के बाद आने वाले दूसरे चीनी यात्री थे और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए और बौद्ध धर्म का इन्होंने जोरों से प्रचार प्रसार किया। 15 वर्षों तक भारत में रहे और इन्होंने यहाँ रह कर के बाद में जब ये चाइना गए तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की नाम की पुस्तक लिखी इन्होंने। 15 वर्षों तक भारत में रहे और हर्षवर्धन के शासनकाल में रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि कन्नौज में महामोक्ष परिषद हुआ था। कन्नौज में महामोक्ष परिषद यानी बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था। बहुत बड़ा बौद्ध धर्म सम्मेलन माना जाता है 6वीं सदी के दौरान। तो उसका मुख्य अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था?
वैनसांग को बनाया गया था। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो था वैनसांग। ठीक है, अन्य भी चीनी यात्री हैं, ये दो ज़्यादा फेमस हुए थे। पहला चीनी यात्री था फाहियान, जिसने एक पुस्तक लिखी थी कोयू की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में आया, द्वितीय के समय में आया था। और दूसरा था वैनसांग, जो हर्षवर्धन के समय में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, नॉर्मल जनरली क्वेश्चन है, कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो आंसर दे देगा। कि वर्ष 2019 में भारत की संसद के निचले सदन, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं भारत को डिवाइड करूं, है ना, तो भारत में दो तरह की व्यवस्था है, केंद्र है और राज्य है। केंद्र है और राज्य है। केंद्र का मुख्य पार्ट है संसद, और संसद के दो वैसे अभिन्न अंग होते हैं, वैसे तीन: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को लोकल सदन या निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दूं 2019 में भारत के संसद के निचले सदन के चुनाव में किसका गठन हुआ था? 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर डी, 17वीं लोकसभा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सॉरी। पंचायती राज व्यवस्थाएं, पंचायती राज व्यवस्थाएं मुख्यतः किस प्रकार की संस्थाएं हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर प्राइमरली द इंस्टीट्यूशंस ऑफ, किस टाइप की हैं? पॉपुलर गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, या अपने स्वशासन की संस्थाएं हैं, या संघीय शासन फेडरल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, या क्वेसी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं? तो आपको बता दूं पंचायती राज व्यवस्था बलवंतराय मेहता समिति के आधार पर रखी गई, और स्वशासन की व्यवस्था होती है। ये किसकी व्यवस्था होती है? ये स्वशासन की व्यवस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, निम्न में से कौन सा अधिकार और अधिकारों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कमांडोज में बता दूं आपको, अमेरिका की जो क्रांति आई थी, अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका की क्रांति ये 1776 में आई। यानी अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई को। अमेरिका आज़ाद कब हुआ? 4 जुलाई को। वहीं वो कह रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा निम्न में से कौन से अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो सीधी सी बात है, इसमें प्राण की भी बात की गई है ना, लाइफ की, प्राण यानी लाइफ की बात की गई है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की बात की गई है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली का अनुसरण की भी बात की गई। तो तीनों ही सही हैं। तो तीनों ऑप्शन कहाँ पर आ रहे हैं? सी ऑप्शन में। तो केवल 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 1 2 3। कमांडो सेशन कैसा लग रहा है ना, कमेंट जरूर करें, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जो चैनल पर नए हैं, ठीक है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे ऊर्जा मिलेगी। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से किस अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन माना? ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, किन का फोटो है? ये अब्राहम लिंकन का फोटो है, अब्राहम लिंकन का फोटो है ये। और आपको बता दूं अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 1861 से 65 का इनका समय काल रहा। 65 में इनकी हत्या कर दी गई। ये रिपब्लिकन पार्टी से थे, सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। कौन सी पार्टी से थे? रिपब्लिकन पार्टी से थे। और मैं बता दूं इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिसका मतलब दास प्रथा का अंत। इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने संघर्ष बहुत किया, बहुत संघर्ष के बाद ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो अब्राहम लिंकन वैसे इसका करेक्ट आंसर है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। वहीं अन्य हम ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए, कि यूएसए के पहले राष्ट्रपति आपसे पूछे जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, है ना।
1789 से 1797 इनका टाइमिंग पीरियड रहा। और जॉन एफ कैनेडी, आपको बता दूं, ये कैथोलिक राष्ट्रपति थे अमेरिका के पहले, और ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें प्लित्जर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता, प्लित्जर पुरस्कार। 41 से 45 के बीच ये राष्ट्रपति रहे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वाशिंगटन पहले थे, अब्राहम लिंकन 16वें थे। तो यहाँ तक समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा है? अब्राहम लिंकन। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही जायकेदार लाजवाब क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान आपको एक विशालकाय गोलार्ध दिखाई देता है जो भारी वर्षा के कारण अलग हो गया है, पहाड़ से नीचे गिर गया है। इनमें से किस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है? तो बर्फ का जो क्षेत्र हमें दिखता है वो मास वेस्टिंग, वृहत क्षरण, ऑप्शन नंबर 2 है अपर्दन, इरोजन या अपक्षयण। वैसे तीनों के ही कारण, अपर्दन है ना, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, इन सब के कारण ही ये घटना हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो केवल 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग कहा जाता है इसे, के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है बताइए? पहला, ये वर्षा के दौरान केवल हल्की ढलान पर घटित होते हैं, बिल्कुल गलत। ये सामान्य प्रचुर मृतिका वाली मृदा क्लेरिस सॉइल से में घटित होते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ पर मृदा ज़्यादा होगी वहाँ पर भूस्खलन होता है। दूसरा, भूकंप से भी भूस्खलन होता है, दोनों ही सही है ये, यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया? मैं फिर अगेन आपको सबको बोल रहा हूँ, जो कमांडोज हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कमांडोज सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ठीक है? तब आप वीडियो को देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक जायकेदार है। भूगोल में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिए गए, घुमा फिरा के दिए गए, थ्योरी बेस्ड दिए गए, इसीलिए इन्हें फोकस करें। थ्योरी भूगोल की चेंज हो चुकी है। एक भौगोलिक प्रघटना के बारे में निम्न में से विशेषताओं पर विचार करना है। एक एक क्वेश्चन मैंने जो क्लास में कराया वो क्वेश्चन है, बस आपने जिनने कहानियाँ सुनी है, जिनने अच्छे से समझा थ्योरी को, वो इन सारे क्वेश्चंस को कर सकता है। तो अति प्रबल पर्वत की ढाल से हिम और बर्फ की तेज धाराएं गर्जना के साथ गिरना। दूसरा दूसरा अब यही स्की करने वाले स्कीयर पर्वतारोही के जोखिमपूर्ण है। भौगोलिक परिघटना के बारे में हमें बताना है कौन सा सही है। इसमें मिश्रित रूप से पदार्थों का गिरना, इसमें मिश्रित रूप से पदार्थों का गिरना, लुढ़कना, फिसलना, बहना शामिल है। तो भौगोलिक परिघटना के बारे में हमें बताना है, तो सीधी सी बात है हिमधाव, इसमें एवलांस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एवलांस बिल्कुल करेक्ट है। इन तीनों ऑप्शनों को देखते हुए किस परिघटना का मेल मिल रहा है? तेज धारा का गर्जन के साथ गिरना, बर्फ का गिरना, स्की करने वाले पर्वतारोही के साथ जोखिमपूर्ण होना, या बर्फ का खिसकना, ये सब हिमदाब एवलांस कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत जायकेदार है और बहुत सारे क्वेश्चंस का इसमें श्रृंखला है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब से माना जाता है? द रियल बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डेटेड एज, पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1793 का चार्टर एक्ट, तीसरा है शारदा एक्ट 1929 का, और डी है आपका 1835 भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यकाल। तो बात करते हैं सबसे पहले 1813 की। इसमें कंपनी को 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दे दिया गया था रानी के द्वारा, ठीक है। और 1793 की चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो अंग्रेज बहुत चालू थे और अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से देंगे 1793 के चार्टर एक्ट में, कि अब वो ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारतीय राजकोष से देंगे, ब्रिटिश राजकोष से नहीं देंगे। 1929 का शारदा एक्ट, आपको बता दूं शारदा किसी महिला का नाम नहीं है, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट लाया गया। हरविलास शारदा कहा जाता है, 1929 में आया है ना, जिसके तहत बच्चों की विवाह की आयु यानी महिलाओं की, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की
18 वर्ष की गई, जो बाद में पुनः 18 से 21 कर दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आया है पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रारंभ माना जाता है भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यव्रत मिनट 1835, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत ही जायकेदार क्वेश्चन है, हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, कई बार इसको मैंने रिपीट भी किया है। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? औद्योगिक पद क्रांति का प्रयोग सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया कब? सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड में आया, है ना। कहाँ पे आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंग्लैंड में आया। दूसरा कब आया? 1760 के दौरान आया। 1760 के दौरान इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति आई, जिसके तहत बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी खोजें हुई, जिनका करेक्ट आंसर इस पद का प्रयोग जो किया था वो ओनल्ड टर्नवी ने किया था। ओनल्ड टर्नवी ने अपनी बुक्स, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, है ना, ये इन्होंने बुक लिखी जिसमें इसकी चर्चा की गई। टॉयनबी ने 1844 में ये बुक लिखी थी इन्होंने, जिसमें औद्योगिक क्रांति शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। और जेम्स वाट ने भी एक इंजन बनाया था इस सब, जेम्स वाट ने भी इंजन बनाया, भाप का इंजन। अगर हम इंजन की बात करें तो दो इंजन है, एक भाप का है, एक इलेक्ट्रिक का है ना। तो इलेक्ट्रिक का इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया, भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने बनाया। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 11 का निकल के आता है वो अर्नोल्ड टर्नबी निकल के आता है, और क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। खुदाई खिदमतकार ईश्वर के सच्चे सेवक गठन किसने किया? कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आया है। पहले तो आप बता दूं, खुदाई खिदमतकार ईश्वर के सच्चे सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड कहा जाता है खुदाई खिदमतकार को, और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था, लाल कुर्ती आंदोलन, जिसके मुख्य नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये घटना रही है 1929 की। 1929 में खुदाई खिदमतगार का गठन किया गया और लाल कुर्ती आंदोलन सीमांत गांधी ने शुरू किया, जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो निकल के आया वो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हाल ही में अम्बेडकर जयंती भी गई है, तो उस पर आधारित है। सबसे पहले बता दूं, आज आज महावीर हनुमान जी की जयंती है ना, हनुमान जयंती है, तो आपको हार्दिक आभार, शुभकामनाएं, है ना। आज हनुमान जी की मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म की पराकाष्ठा हमेशा बनी रहे, इसीलिए प्रत्येक स्टूडेंट कमांडो सबसे आग्रह करता हूँ कि जहाँ जहाँ आपके मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और लोगों को प्रेरित करें। ठीक है, बोलो जय श्री राम। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। 1927 का महाड़ सत्याग्रह, है ना, महाड़ जगह का नाम है। चवदार तालाब की बात करने जा रहा हूँ मैं। चवदार तालाब की मैंने चित्र भी दिखाया है, इसमें आप देख सकते हो। तो चवदार तालाब रायगढ़ जिले के महाड़ जगह में पड़ता है। ये रायगढ़ जिले के महाड़ जगह में पड़ता है ये चवदार तालाब। वहाँ बताया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने छुआछूत जैसे झंझट को समाप्त किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके मुख्य नेता थे। 1927 में उन्होंने उन चवदार तालाबों में दलित वर्ग को पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्होंने वहाँ दलित वर्ग को पानी पीने के लिए इस आंदोलन सत्याग्रह को सफल बनाया। तो क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 14 की। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। रिपीटेड क्वेश्चन एनडीए ने ज़्यादा लिए हैं, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन दिए, जिनकी मैं बात चर्चा करता रहता हूँ, नोट एक्स्ट्रा में लिखाता रहता हूँ। क्लास से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं गया है, विद प्रूफ है, हर चीज़ का प्रूफ है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपकी सटीक बैठी है यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं सत्यशोधक समाज का मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज। सत्यशोधक समाज सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पुणे में स्थापित किया गया 1873 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया? ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी, जिनमें से एक प्रमुख पुस्तक थी गुलामगिरी। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी। वहीं इसमें एक क्वेश्चन और हमारे मतलब का है जो बेसिक बन जाता है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। इनके द्वारा कई जमींदारों द्वारा इस आंदोलन के तहत भारत को भूमि दान दी गई, है ना। ये भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया 1951 में।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत कुछ कहने जा रहा है हमसे। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेखा पद्धति हमें निम्न में से किस विषय की जानकारी देती है? तो सीधी सी बात है, हमें लीगल डॉक्यूमेंट की जानकारी देती है, विधिक दस्तावेजों की जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि इंक्रूमा उन 5 नेताओं में से एक थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के केंद्र में थे। वे अफ्रीका के किस देश के नेता थे? मैं बता दूं, पहले तो क्वामे घाना के राष्ट्रपति रहे पहले, और पहले ही ये पीएम रहे। जो इनक्रूमा थे, क्वामे इनक्रूमा, ये घाना किस देश के थे? अफ्रीका के देश घाना के थे। और ये पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के केंद्र में थे ये, और अफ्रीका के किस देश के थे? घाना के थे। ठीक है, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम 16 का जो करेक्ट आंसर निकल के आते हैं वो घाना इसका करेक्ट आंसर है। वहीं केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 की बात करते हैं अगर हम, तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है उन्होंने। ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया है सीधा सीधा, जहाँ से बॉम्बे प्लान वगैरह बताया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं से पहले भारत के आर्थिक नियोजन को समझाया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आया है। एक एक चीज़ लिखाई है, नोट में देख लेना अपने आप ही। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से आया? तो स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का जो विचार आया वो बॉम्बे प्लान से आया। कहाँ से आया? बॉम्बे प्लान से आया, है ना। उद्योगपतियों द्वारा दिया गया था ये। अगर हम क्वेश्चन 17 के बाद 18 की हम बात करते हैं कि निसर्ग गति निवार ताउते यास, ये आपको बता दूं सभी साइक्लोन के नाम है, चक्रवातों के नाम है। सीधा सीधा करेक्ट आंसर लग रहा है इसका। करंट का क्वेश्चन वैसे बना के दे दिया उसने। 18 का करेक्ट आंसर है चक्रवात, साइक्लोन। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र भारतीय रेल लिमिटेड के साथ 2021 में जुड़ा है? 2021 में आपको बता दूं मणिपुर जुड़ा है केवल, है ना। कौन जुड़ा है? मणिपुर जुड़ा है। तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। मणिपुर क्या है? मणिपुर। लद्दाख लेह हो गया, मिजोरम, है ना, मिजो जनजाति पाई जाती है, सिक्किम जैविक राज्य हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा केमिस्ट्री से दिया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। निम्न में से कौन सी अवक्रिया अपघटन अवक्रिया है? निम्न में से कौन सी अवक्रिया कैसी अवक्रिया है? अपघटन अवक्रिया पूछ रहा है आपसे वो। अपघटन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन। देखो, अपघटन और वियोजन में क्या अंतर है? अपघटन और वियोजन में क्या अंतर है? तो मैं आपको बता दूं कि अपघटन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एयर की उपस्थिति में होता है। और वियोजन जो होता है वो जल की उपस्थिति में होता है। वियोजन कराने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, वियोजन कराने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल या पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हमारी केमिस्ट्री का है। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो अपघटन कहाँ हो रहा है? अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। तो हम बात करेंगे AgCl का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है? अपघटन, है ना। ऊपर वाली रिएक्शंस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ कोई अपघटन नहीं हो रहा है। ऊष्मा वाले में इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति में कोई अपघटन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जल होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है ना। तो पहला ऑप्शन हमें AgCl वाला लग गया। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को दिखा रहा है। कौन सी रिएक्शन को दिखा रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को दिखा रहा है। चलो बात करते हैं हम 21वीं क्वेश्चन की। हम बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है कि खाने वाली जो ओरल गोलियां होती हैं उनकी क्रियाविधि निम्न में से कौन सी है? वे अंडे को विनष्ट कर देती हैं, या शुक्राणु को विनष्ट कर देती हैं, या जायगोट को विनष्ट कर देती हैं? नहीं, जायगोट को तो ख़त्म नहीं करती हैं, लेकिन सीधी सी बात है, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग, वो एग को इनहिबिट नहीं होने देती है, बढ़ने नहीं देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा, अंडे के मोचन का क्या करती हैं? निरोध करती हैं। ओरल गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे 72 अगर आपने सुनी होंगी, अनवांटेड 72। अब मैं बात करता हूँ इनमें से किस पादप के पुष्प एक लिंगी होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं? तो पपीता, आपको बता दूं इसमें सब प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं पपीता में, और इसका करेक्ट आंसर पपीता ही है। हिबिस्कस गुड़हल को कहा जाता है, सरसों, मस्टर्ड, सूरजमुखी। तो एक लिंगी पुष्प कौन सा है? एक लिंगी पुष्प होता है किसका?
यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसका होता है? पपीता का, जिसमें सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं, पपाया कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अब 23 की बात करें, बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे, एक एक बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने एक एक चीज़ पढ़ाई आपको, एक एक क्वेश्चन वहाँ से आया है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 23 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 23, एक कोशिका लिपिड का संश्लेषण करने में असमर्थ है। लिपिड यानी वसा, है ना, कोशिका यानी सेल, इसका निम्न में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? सेल ऑर्गन्स माइट बी डिफेक्टिव। तो सबसे पहला है मर्शन अंतर्ग्रावी अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है, उसमें गड़बड़ आ जाती है। गोल्जी का बॉडी, कैमली गोल्जी ने रिसर्च की थी। लायन का लाइसोसोम कहलाता है, आत्महत्या की थैली का कहलाता है। सूत्रकण का माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी का है, कैमली गोल्जी को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का इंजीनियर कहा जाता है, प्रबंधक कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, है ना। 24 भी जायकेदार क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना। इकोनॉमी से आधारित क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक विचारधारा का क्लासिक ग्रंथ अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र, सॉरी, अर्थशास्त्र। ध्यान करो, अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैंने आपको मौर्य वंश पढ़ाया था, और मौर्य वंश जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, और चाणक्य की बात की गई थी। तो चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र नाम था उसका। और मैंने आपको कई बार चीख चीख के बताया था कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र किस तरह का ग्रंथ है। तो मैंने कहा था ये बच्चे समझेंगे कि ये इकोनॉमी का ग्रंथ है, तो इकोनॉमी का ग्रंथ नहीं है ये। मैंने कहा था ये किसका ग्रंथ है? ये राजनीति का। किनकी राजनीति का? मौर्यों की राजनीति का ग्रंथ है। किसकी राजनीति का ग्रंथ है ये? मौर्यों की राजनीति पर आधारित ग्रंथ है ये। तो सब वही देख लो, वही रिपीटेड क्वेश्चन आया मेरा। लाइव क्लास जिन बच्चों ने ली है मेरी, यानी क्लास जिन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ी है मेरी एनडीए की, वो बच्चा एनडीए के पेपर को बुरी तरीके से खा जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है उसको कि कोई रोक ले के मैं रोक रहा हूँ और तू नहीं खा पाएगा। एक एक क्वेश्चन वो खा जाएगा इसका, एनडीए का, यूँ समझ लो। एक एक क्वेश्चन सीधा सीधा सटीक बैठा हुआ है इसमें। तो आपको बता दूं, मौर्य वंश की स्थापना जो की मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य बहुत ही जबरदस्त में कहे जाते हैं, और इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। ज्ञानानंद से जो है बेइज्जत होकर के इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मोहरा बनाया, अपना बदला दिलवाया ज्ञानानंद को मार करके, है ना। तो भारतीय इतिहास में इन्हें चाणक्य को बहुत ही कुटिलता के लिए जाना जाता है, बहुत ही राजनीति के लिए जाना जाता है। किसको? चाणक्य को। तो शासनकाल, स्टेट का शासन कला कैसे की जाती है, तो वैसे तो ऐसा राजतंत्र की पुस्तक है ये देखा जाए तो, लेकिन मैंने जो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र हमें बताता है कि शासन कला कैसे की जाती है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमें ये पुस्तक बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया देख लो, और कई बार मैंने इसको बताने की कोशिश की है। चरक संहिता, चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है, और सिंपल भाषा में आपको बता दूं, चरक किस सदी के थे? मैं तो आपको पता है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को करता ही रहता हूँ, और अपने सनातन धर्म के जितने भी गुरु रहे हैं, जितने भी महर्षि रहे हैं, उनकी सबकी मैं बहुत अच्छी तरह से चर्चा करता हूँ। तो तीसरी से दूसरी सदी ईसा पूर्व बीसी की बात की जा रही है, उसमें चरक संहिता आई और चरक ने लिखी थी ये, ठीक है। ऐसे सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, चरक को चिकित्सा जनक का, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। वहीं 26 की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दिया है। बुद्धिकार मूर्तियों ने बुद्ध को मानव के रूप में नहीं दर्शाया, निम्न में से किन प्रतीकों के माध्यम से मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया? तो सीधी सी बात है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिक्तासन, चक्र, वृक्ष वृक्ष और स्तूप। इसके आधार पर सबसे पहले बुद्ध की जो है परिकल्पना की गई, गांधार कला और इसके तहत की गई थी ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। भारत की संसद पार्लियामेंट किस मॉडल पर आधारित है? तो आपको बता दूं, संसद जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है ना। संसद
ब्रिटिश पार्लियामेंट को वैसे ही भारत की जो संविधान की जननी कहा जाता है, अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम है? तो आपको बता दूं, इसमें सबसे कम कार्यकाल था किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का, है ना। मेरठ यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर आधारित है। कृषि के लिए, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा इन्होंने प्रयास किया। भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता जुरिडिक्शन के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? तो आपको बता दूं, कॉलेजिएट अधिकारिता इनके अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर जो निकल के आता है वो सी आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन जितने लंबे हो पढ़ा करो उनको, बहुत सिंपल आंसर होता है इनका। तो इसका आंसर है, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्न में से वृष्टि प्रस्फोट क्लाउड बर्स्ट की क्या विशेषता है? क्लाउड बर्स्ट की क्या विशेषता कौन सी है? सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अल्प समय अवधि में अत्यंत वर्षण और अन्य मानसून अवधि के दौरान आकस्मिक बाढ़ भूस्खलन, ये दोनों ही घटना होती हैं। तो केवल एक और दो दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर लग जाएगा एक और दो वाला। अब 31 की बात करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, अगर समझोगे तो, है ना। ये क्या कहना चाह रहा है, पृथ्वी की शेप और साइज पर होने वाली एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्न पर विचार किए। क्या विचार किए? पहला विद्यार्थी कहता है पृथ्वी की आकृति चपटा है, गोलाव है। दूसरा कहता है ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से अधिक है। तीसरा, विषुवतीय क्षेत्र में उभार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण संभव है। पहला विद्यार्थी इसमें सही है कि उसका आकृति कैसी है, चपटा गोलाव है, और गलत है। दिख रहा है ये आपको, आकृति दिख रही है वैसी है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें, समाचार देखते समय, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिए हैं, वास्तव में ऐसे उठा के देना चाहिए। समाचार देखते समय आप किस स्थान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है? आप उस स्थान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, मानचित्र ढूंढना चाहते हैं, आपको किन की आवश्यकता होगी? सीधी सी बात है, देशांतर अक्षांश दोनों की हमें आवश्यकता होगी। अक्षांश और देशांतर, बड़ी लाइनों को अक्षांश कहते हैं, खड़ी लाइनों को क्या कहते हैं कमांडो, देशांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में वैश्विक वैश्विक अव्यवस्थित प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के नेटवर्क पर आधारित होता है, ये आपको बता दूं। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित युक्ति है। साइंस टेक का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, बहुत जायकेदार, और केमिस्ट्री की धज्जियां तो हम हमेशा उड़ाते हैं। एदमापुर में, जैसा कि आप जानते हैं, एदमापुर में अपने यहाँ अकेडमिक क्लासेस संचालित की जाती हैं, और केमिस्ट्री फिजिक्स में दूर दूर तक कोई भी गिजाई हमें बिलोंग नहीं कर पाती है। और वास्तव में यहाँ पर क्यों ना बिलोंग, कहाँ से बिलोंग कर ले, यहाँ मेहनत की जाती है जी जान से। तो मैं फिर अगेन आपको ध्यान लगा रहा हूँ, अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वाई.राज डिफेंस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और फिर हमारी वीडियो का मजा लें। तो निम्न में से कौन विलयन नहीं है? है ना, विलयन क्या होता है आपको बता दूं, विलयन एक यौगिक होता है। अब इसमें से पता कर लो, अपने आप ही पता चल जाएगा। एक समांगी विलयन होता है ना, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। बताइए, निम्न में से कौन सा विलयन नहीं है? निम्न में से कौन सा विलयन आप बता सकते हैं कि नहीं है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, और बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, तो आप घबरा जाओ। मिश्र धातु, पहले मिश्र धातु, ये गलत प्रिंट हो गया है, मिश्र धातु है पहला। दूसरा दूध है। तीसरा आपका शर्करा, आपका क्या है? शर्करा भी आपका विलयन है, घोल है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? तो आप अपने आप ही दिमाग लगा दिए। वायु कई चीज़ों का, पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है आपकी, है ना, जिसमें हाइड्रोजन भी होती है आपकी। इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो वायु निकल के आएगा, है ना। वायु, वायु क्या है? एक विलयन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए हमने चित्र का भी प्रयोग किया है, बहुत जायकेदार क्वेश्चन बन गया है ये, है ना। और वास्तव में चित्रकारी के लिए मैं सेवा बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये क्रेडिट उसको जाता है, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है हमारे लिए। तो सबसे पहले निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है? तो आपको बता दूं, प्रभाजी आसवन के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। ये चित्र आपको दिख रहा है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए है। प्रभाजी स्तंभ दे रखा है आपको, प्रभाजक स्तंभ दे रखा है इसमें। निम्न मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंटों पर और भिन्न भिन्न तापों पर
बहुत सारे पदार्थ अलग हो जाते हैं। सबसे पहले बायो पेट्रोल गैस अलग होता है, फिर पेट्रोल मीटर अलग होता है, नेफ्ता अलग हो जाता है, केरोसिन, डीजल, तेल, पेट्रोल सब अलग हो जाता है, और एंड में जाके एस्फाल्ट आपको रेजिडुअल के रूप में प्राप्त होता है। तो पेट्रोल को रॉक ऑयल कहा जाता है ना, और इसे द्रव सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपको बता दूं, रासायनिक परिवर्तन की बेस्ट पहचान यही है जिससे प्रारंभिक अवस्था में वापस न लाया जा सके, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जल में शर्करा का घुलना, दोबारा मिल जाएगी बर्फ, बर्फ का पिघलना, दोबारा बर्फ बन जाएगी क्रिस्टलन। दूध का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। साइंस भी हमारी बेसिक आई है, एसएससी में जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कराता हूँ या एनडीए में कराता हूँ केमिस्ट्री बायो, वहीं से क्वेश्चन आया, वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं गया। एक, यदि अमोनिया आयन की संयुक्ता +1 है, कार्बोनेट आयन की संयुक्ता -2 है, तो सीधी सी बात है आपका निम्न में से अमोनियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या निकलेगा। तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 37 का। इसको मैं बता भी सकता हूँ अगर किसी बच्चे को समझना हो तो। NH4 का क्या कह रहा है वो, और CO3 दो ही तो कह रहा है। NH4 का एक कह रहा है, CO3 का दो कह रहा है, ये दो इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, है ना। सो ये आ जाएगा। 38 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। कोवेलेंट यौगिक कौन सा है आपको बताना है। कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड कोवेलेंट कंपाउंड है, इसे नकली हीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है, जनरल सा मैंने कई बार चीख चीख के बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आर्गन की द्रव्यमान संख्या, यानी ए का मान कितना है, 40 है आर्गन का। आर्गन की द्रव्यमान संख्या आपको 40 दे रखी है। अब बताइए निम्न में कौन सा कथन सही है। तो सीधी सी बात है, आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपकी, 18 है। प्रोटॉनों की संख्या भी 18 है, परमाणु क्रमांक भी 18 है, इसलिए आर्गन 18, आर्गन क्या होता है, 40 होता है। द्रव्यमान संख्या ये रखिए, 18 नंबर पे आता है, तो 18 नंबर इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, प्रोटॉन संख्या होगी, और क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कमांडो। केमिस्ट्री का तो एक भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। 12th में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस पेपर को धज्जियां उड़ा देंगे हमारी, इतने बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो नियॉन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तत्वों की संयुक्ता का सही क्रम आपको बताता है। तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठता है, सही क्रम यही है इसका, है ना। 3 इस पे, 4 इस पे, 2 इस पे, 1 इस पे बन जाएगा। और नियॉन पे तो कोई संयुक्ता होती नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट एलिमेंट होता है, अक्रिय गैस तत्व होता है ना। आपको पीरियोडिक टेबल कितने बढ़िया तरीके से समझाई गई है, दिखाई गई है, आप देख सकते हैं मेंडलीफ की आवर्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया है, हिंदी टाइप का क्वेश्चन दे दिया। उत्तराखंड के जंगल में, मध्य प्रदेश में कुल्लू घाटी, नागालैंड के मणिपुर में जुगू घाटी में किस कार से खबरों में थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता रहता है, जंगलों में आग लगती रहती है, फॉरेस्ट फायर लगती रहती है, दावानल लगती रहती है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 42 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए क्वेश्चनों को पढ़ने में हम बहुत सारे प्रश्नों से ही बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाते हैं। भारत में राज्यों के, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की कुल संबंध में कौन सा बिल्कुल कथन सही है, ये हमें बताना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, जनरली सा क्वेश्चन दिया, बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत से लोग गलत भी करके आ गए होंगे इसको। इसमें 29 राज्य लगा के आए होंगे, जबकि इसका करेक्ट आंसर है 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र। आप काउंट कर सकते हैं, पूरा नक्शा दे रखा है, और इस नक्शे का क्रेडिट भी शिवा को जाता है। शिवा ने बहुत मेहनत की है पीपीटीटी के लिए, पूरा पीपीटी उसी वही बनाता है, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है चैनल को ग्रोथ करने के लिए। आप ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करें, जिससे अपना चैनल, आपके भाई का चैनल ग्रोथ हो। अब मैं क्वेश्चन 43 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 43 फिर हमारा ज्योग्राफी से दे दिया है। हिमस्नो सक्रिय स्लीट, है ना, ओला जिसे कहा जाता है, किसके रूप है, ये आपको बता दूं, ये सघनन के, कंडेंसेशन के रूप होते हैं, है ना। बर्फ गिरती है, वर्षा होती है, तो पहले वाष्पन होता है, फिर सघनन होता है, फिर क्या हो जाता है, आशवन हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बाद 44 की बात करते हैं, है ना। बहुत जनरल से क्वेश्चन है इसमें। तप्त उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में अपक्षयन के सर्वाधिक व्याप्त रूप की संभावना निम्न में से किसने की थी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया, है ना। तो सीधी सी बात है, जो मैकेनिकल काम होता है उसके, उसकी वजह से या संभावना बनती है सबसे ज़्यादा अपक्षयन की, यांत्रिक की वजह से। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन दिया है।
अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मेगा सिटी का दर्जा किसको प्राप्त हुआ था? न्यूयॉर्क को हुआ था। न्यूयॉर्क को गगनचुंबियों का शहर कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। लंबी लंबी इमारतें, बिल्डिंग हैं यहाँ पे। न्यूयॉर्क को गगनचुंबियों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। और टोक्यो न्यूयॉर्क दोनों को मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था 1950 के आसपास, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 45 का, वो सी है। और अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 की। और क्वेश्चन नंबर 46 भी हमें बहुत कुछ देके जा रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप समझेंगे इसको। भारत में कठोर स्थिर उत्तर भूमि अनाच्छादित शैल कगारों की श्रृंखला निम्न में से किसकी विशेषता होती है? सीधी सी बात है, प्रायद्वीपीय पठारों की विशेषता होती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की विशेषता होती है। भारत भी एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है ना। भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है, प्रायद्वीप है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति ने भारत के किसी क्षेत्र का दौरा किया और उसे वहाँ पर खेजड़ी का वृक्ष मिला, है ना। खेजड़ी, पलास के पेड़ मिले, और निम्न में से किस क्षेत्र का वो दौरा कर रहा है? तो आपको बता दूं मैं, वो मरुस्थली क्षेत्र में चल रहा है इस समय। खेजड़ी राजस्थान का जो है राजकीय जो है वृक्ष है, और जिसे हम यूपी में छोकरा कहते हैं, यूएई में घाप कहा जाता है, गुजरात में समी का पेड़ कहा जाता है, जिसकी दशहरा पे जो है पूजा की जाती है। इसका चारे में भी यूज होता है, फूल भी इसका मीजर कहलाता है, फल भी इसका सांगरी कहलाता है ना। और बताया भी जाता है कि 1899 में राजस्थान में अकाल पड़ा, और अकाल जब पड़ा तो जिसे छपनिया अकाल कहा जाता है। कौन सा अकाल कहा जाता है इसे? छपनिया अकाल कहा जाता है। इस छपनिया अकाल में बताया जाता है वहाँ के लोगों ने इसी की छाल को खा कर के जीवन यापन किया, जिंदा रहे। 1899 की बात है ये, छपनिया काल जो पड़ा था। और बात करूं मैं, 1983 में राजस्थान ने इसे अपना राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया। तो खेजड़ी का जो 47 का करेक्ट आंसर जो निकल के आया, वो कौन सा आया? मरुस्थलीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। और क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत जायकेदार क्वेश्चन है ना, समझेंगे उसको। निम्न में से कथनों पर विचार करना है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे दिया उसने। सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं, है ना। और दूसरा है कि अपक्षयन अपर्दन कायांतरित के कारण सेलों का रूपांतरण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा, केवल अपक्षयन अपर्दन कायांतरण के सेलों का रूपांतरण है। ये क्वेश्चन केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, है ना। चट्टानों पर आधारित है। चट्टानें जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब हम बात करते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। अपक्षयन, व्यचरण, अपरदन, परिवहन निम्न में से किस प्रक्रिया के सूचक हैं? तो ये डेन्यूडेशन प्रक्रिया के सूचक है, अनाच्छादन प्रक्रिया के सूचक है। 49 के बाद हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। यदि आप मोरेन एस्कर, है ना, आउटवॉश प्लेन देखना, मैदान देखना चाहते हैं, तो किस संग्रह क्षेत्र की आपको यात्रा करनी पड़ेगी? तो आप सीधी सी बात है, मोरेन अगर इन सबको देखना चाहते हो तो हिमोड है ये एक तरह की, और ये लद्दाख में स्थित है, लेह में स्थित है ना। 2006 में बताया जाता है पुदुचेरी से पहले, 2006 में 1954 में इसे पांडिचेरी कहा जाता था। बाद में इसे 2006 में पुदुचेरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पुदुचेरी कर दिया गया। 50 के बाद 51 की हम बात करते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। किस घराने के थे? तो वो लखनऊ घराने के थे। और बता दूं, इनके पिता गुरु का नाम क्या था? पिता और गुरु का नाम था अच्छन महाराज। अच्छन महाराज इनके पिता और गुरु थे। दूसरा, इन्हें ब्रजमोहन, इनका निकनेम जो था वो बिरजू महाराज था। और ब्रजमोहन मिश्रा भी इन्हें कहा जाता है, ब्रजमोहन मिश्रा। इनका चित्र आप देख पा रहे हैं, पूरा चित्र बच्चे ने बनाया है। शिवा को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेर, लव यू। अब हम बात करते हैं, भारत में सबसे पहले ब्रह्मोस निर्यात करेगा। भारत सबसे पहले ब्रह्मोस किसको निर्यात करेगा? तो आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस की राजधानी मनीला। और ब्रह्मोस का ये चित्र दे रखा है आपको। ब्रह्मोस कैसे बनी? ब्रह्मोस रसिया और भारत के सहयोग से बनी है। रसिया की नदी का नाम है मास्को, और भारत की नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, इसीलिए ब्रह्मोस इन दोनों वर्डों से मिलकर के बना है। तो ये आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये P-800 रसिया की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, उस पर आधारित है ये। और उस टेक्निक पर आधारित ये बनाई गई है। और रैमपेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, कई बार पूछा गया है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 की बात करें। भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष जज जांच करेगा जिनके हाल ही में प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में एक फ्लाई ओवर के पुल पर 1 मिनट तक रुका रहा। तो कौन था वो? इसका करेक्ट आंसर है इंदु मल्होत्रा, है ना। ये वकील से सीधी बताई जाती हैं, सीजीआई बनी थी, और सीजीआई बनने वाली पहली महिला थी ये भारत की। अब बात करते हैं 54 की। इनमें से किसने अपने कैरियर में इसमें से किसने अपने कैरियर में विकेट टेस्ट
क्रिकेट में से संन्यास ले लिया है, तो रॉस टेलर ने संन्यास ले लिया है, न्यूजीलैंड के हैं ये और अंडर 19 में कैप्टन रह चुके हैं। डेरी डेविल डेविल्स से दिल्ली डेविल से ये खेलते थे और न्यूजीलैंड के थे, अंडर 19 में ये कैप्टन भी रह चुके हैं न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 भी बहुत जागीरदार क्वेश्चन है और आप ही हाल ही में मैंने ये ध्यान करो कमांडोज पेपर से एक दिन पहले ही मैंने अपना करंट का वीडियो लॉन्च किया था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए सीधे सीधे। हाल ही में भारतीय क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करने जा रहे हैं और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो नियुक्ति की गई है वो एस सोमनाथ की नियुक्ति की गई है 2022 में। और अन्य की भी बात कर लेते हैं, ये के शिवान की जगह पर आए हैं। के शिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। कैलाश वादिसु शिवान कहा जाता है इन्हें। ये 2018 से 22 के लिए इनका कार्यकाल था। के राधा कृष्णन जी मंगलयान के पद्म भूषण प्राप्त करता रहे हैं। ये 14 में अध्यक्ष बने इसरो के। और किरण कुमार आपको बता दूं, ये के सिवान से पहले अध्यक्ष थे इसरो के, है ना। तो 10वें अध्यक्ष बनाए गए कौन? सोमनाथ जो है 10वें अध्यक्ष बनाए गए, इनका चित्र आपको दे रखा है। और 9वें कौन थे? केशवान थे। केशवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 56 की, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन आरक्षित है या वन आवरण है? आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो एमपी है, मध्य प्रदेश है। अगर परसेंटेज में पूछता है, क्षेत्रफल में पूछता है तो मध्य प्रदेश है, परसेंटेज में पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा मिजोरम। 56 के बाद 57 की बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी काउंसिल परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री इस समय प्रेजेंट में कौन है? निर्मला सीतारमण। 58 की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने हाल ही में लाल चंदन, ध्यान को इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी में बताता हूँ कि रेड डाटा बुक और ब्लू डाटा बुक। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियां रखी जाती हैं, तो वो रेड डाटा बुक लाल चंदन वृक्ष को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये भी अब इस समय इंडेंजर्ड है ना, संकटग्रस्त है, तो संकटग्रस्त एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा जाता है। और बात करते हैं 59 क्वेश्चन की, है ना। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस में बता दूं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद शिवा, तुमने बहुत अच्छी तरीके से मतलब इसको डिक्टेट किया है, बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट किया है। वीर बाल दिवस आपको बता दूं मैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र थे, उन्हें ज़बरदस्ती मुगलों ने दीवार में चिनवा दिया था। उन्हीं की शहादत के लिए जो है वीर बाल दिवस 26 जो है कब मनाया गया? दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है बच्चे ने। 59 के बाद हम 60 की बात करते हैं। किस मंत्रालय ने 14 जनवरी 2022 को वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया? तो वो आयुष मंत्रालय था। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में की गई। उसने ही जो है सूर्य नमस्कार प्रदर्शन किया 14 जनवरी को, मकर संक्रांति उपलक्ष्य में। कमांडो 61 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बायोलॉजी के टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। निम्न में से कौन सा कथन सजीव निर्जीव प्राणियों के बारे में सही नहीं है? ये बताना है हमें। सजीव निर्जीव प्राणियों के लिए सही नहीं है। पहला है, सजीव प्राणी वृद्धि, मरम्मत, रिपेयर प्रदर्शित कर सकता है, जबकि निर्जीव प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है सजीव प्राणी उपापचय प्रक्रियाएं प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करता है और निर्जीव प्राणी नहीं करता। आपको बता दूं ये दोनों ही फेक हैं और इनका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा ना। तो एक ही सही है इसका, ना तो व्याख्या ही सही नहीं है तो कहाँ से क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। तो 16 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका डी ऑप्शन। अब हम 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे कमांडो, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है ना, बहुत लेट चल पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजधानी वैक्यूल्स के बारे में सही नहीं है? तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा पहला, पादपों में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है जो कुल आयतन का 90% घेर सकती है। ऐसा कभी नहीं होता है, तो ये गलत है, वो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं का ये 62 का ये ऑप्शन सही है।
63 की अगर हम बात करें तो जलीय पादपों में बड़ी वायु थैली एयर सैक होती है। ये थैलियाँ निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों द्वारा घिरी रहती हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये आपके दृढ़ूतक स्क्लेरेंकाइमा द्वारा घिरी रहती हैं। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। और हम बात करते हैं 64। इस समय आप कमांडोज देख रहे हैं वाई डॉट राज डिफेंस क्लासेस चैनल पर। आपका सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और कमांडो जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा गेट के पेपर के सॉल्यूशन का मजा लें। 64 की अगर हम बात करें इनमें से कौन सा पिसीज में सम्मिलित है? तो डॉग फिश भी पिसीज में सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं 65 की। निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति स्थल का एम्फीबियंस कहा जाता है? तो आपको बता दूं, अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म को वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है? जल स्थल चर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सा रोग जीवाणु रोगाणु बैक्टीरियल पैथोजेंस के कारण होता है? तो आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो महामारी से हम जूझे हैं कोविड-19 से, कोविड-19 इसका करेक्ट आंसर है ना। कोविड-19 जो 2019 में आई बीमारी, बहुत ही घातक बीमारी, और इसका अभी भी पीछा नहीं छूट रहा है। बहुत सारे वेरिएंट बनते जा रहे हैं इसके बहुत सारे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 67 की। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन दे दिया है ये। कोष में इलेक्ट्रॉन सही संख्या आपको बतानी है क्या होगी, सही संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 35 है ना। और आपको बतानी है सही संख्या क्या होगी। तो 35 में क्या बनेगा? 2,8,8 कितने हो गए? 8 और 10 8 18। 2 कॉमा, या एक काम कर लेते हैं, 2,8,18 है ना। 18 8 26 और 2 कितना हो गया? 2 28 और 28 और 7 35 है ना। तो 7 है इसके बाहरी कोष में। कितने हैं कमांडो? 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 की बात कर लेते हैं। 68 में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अपोपचय रिडॉक्स अवक्रिया का उदाहरण है, जिसमें आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, है ना। तो AlCl3 पहला ऑप्शन जो है आपका, इसमें रिडॉक्स भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। AlCl3 से AlOH का उल्ट्रास बन गया और H2O से क्या रह गया? HCl रह गया। चलो, जहाँ ऑक्सीड अपचयन दोनों हो वहाँ रिडॉक्स अवक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, बेसिक सा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप क्रिस्टलीय समक्रातिक है? कई बार क्वेश्चन लिखा लिखा के परेशान हुआ हूँ मैं। हीरक यानी डायमंड, डायमंड इसका क्या होता है? आइसोमॉर्फस होता है 69 का। 70 की हम बात करें, बेसिक क्वेश्चन आए नोट एक्स्ट्रा में जो लिखाता रहता हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ मैंने लिखवाया है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग है? गैस रंगहीन है ये हाइड्रोजन, आपको बता दूं। और कैवेंडस ने इसकी खोज की थी। निम्न में से कौन सा वर्णक पिगमेंट नहीं है? सीधी सी बात है, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक जो रंग देते हैं, तो सिलिका इसमें वर्णक नहीं है। SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। जिंक ऑक्साइड को यशोद पुष्प कहा जाता है। ZnO को जिंक का फूल कहा जाता है। चौखड़िया CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं 72 की। उर्वरक के संबंध में इनमें से कौन सा उर्वरक, भी मैंने फर्टिलाइजर आपको कराए थे, कौन सा? एक एक ऑप्शन टॉपिक से कराया है मैंने। केमिस्ट्री पूरी ज़बरदस्त पढ़ाई है ना। और गिजाइयाँ, अब देख लो अपने आप महसूस हो गया होगा अंतर, एक एक चीज़ आई है और गिजाइयाँ वहाँ रह रही हैं। उर्वरक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बता दूं, यूरिया फास्फोरस युक्त एक उर्वरक होता है। यूरिया फास्ट नहीं बताना है तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2, NH2CONH2। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया है वो नहीं बताना है, तो इसमें कहीं पे फास्फोरस नहीं आ रहा है। ये कह रहा है फास्फोरस युक्त उर्वरक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेडरिक बॉलर ने इसकी खोज। 73 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतर कार्बन यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। यही बात सही नहीं है। अधिकतर कार्बनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? चालक। यही बिल्कुल सही नहीं है। सुचालक, कुचालक भी होते हैं। तो हमने पूरे क्वेश्चंस का मजा लिया है ना। एक एक क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। तो कुल आपके 73 क्वेश्चंस में कोई रह गया हो तो बता देना, वैसे रहा नहीं है मुझसे। तो बताओ कमांडो सेशन कैसा लगा? एक एक क्वेश्चंस को मैंने बहुत VIP तरीके से समझाया। तो कमांडोज अभी भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जिन कमांडोज ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वाई डॉट राज चैनल
को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए प्रत्येक सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ बताइए, पीपीटी कैसी लगी आपको और ये तरीका कैसा लग रहा है ना? आपको पसंद आता है तो मैं इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें कराया करूँगा। तो ठीक है कमांडोज, प्यार बनाए रहो, स्नेह बनाए रहो, दुलार बनाए रहो। इन्हीं बातों से मैं सेशन की समाप्ति कर रहा हूँ। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।